आमतौर पर आपको साफ और खुले आसमान में रात को चांद, स्टार्स और प्लैनेट्स ही नजर आते हैं। बहुत ज़्यादा हुआ तो आपको कुछ मेट्रॉइड्स भी नजर आ सकते हैं, बट इसके अलावा आपको अपनी नेक्ड आइज से ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सवाल ये है कि क्या वाकई में स्पेस में हमें सिर्फ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ही नजर आते हैं या फिर कोई दूसरी आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स भी? तो आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मतलब कि ISS जैसे कई आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स भी आपको रात में दिखाई दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आखिर क्या चीज़ है। तो बता दें कि ISS एक बहुत ही बड़ा स्पेस क्राफ्ट है जो कि ईयर 1998 से अर्थ के चारों तरफ लगातार रोटेट कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंट टाइम में इससे ज़्यादा स्पेशल मशीन पूरे स्पेस में कोई दूसरा नहीं है। दैट्स वाई ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्थ के बाहर इसे इंसानों का दूसरा घर भी माना जाता है। परहैप्स फ्यूचर में आपको इसके अलावा भी कई तरह के स्टेशन देखने को मिल सकते हैं, बट ISS के जरिए ही हम उन सभी स्टेशनों की नींव रखने में कामयाब हो सकेंगे। ISS के नाम को सुनकर ऐसा लगता है कि ये कई सारे कंट्रीज के कंट्रीब्यूशन से बना हुआ है, बट खास बात ये है कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का कहना है कि भारत खुद अपना स्पेस स्टेशन बहुत ही जल्द बनाएगा, इसलिए वो इस स्टेशन में हिस्सा नहीं लेगा। प्रेजेंट टाइम में ISS में 16 कंट्रीज के मेंबर हैं और इसे कई कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज एक साथ मिलकर चला रही हैं। अगर हम मेन एजेंसी की बात करें तो इसके अंदर नासा, रॉसकॉस्मोस, जाक्सा और ESA जैसे कंट्रीज शामिल हैं। इतने सारे कंट्रीज का एक साथ मिलकर एक ही स्टेशन को संभालना एक बहुत ही बड़ी बात है, और वो भी 22 सालों से। इस स्टेशन के अंदर जितने भी अपार्टस लगे हुए हैं वो सब अलग अलग कंट्रीज में बने हैं, बट मैक्सिमम अपार्टस सिर्फ अमेरिका के होते हैं। ISS के अंदर कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेबोरेटरीज भी प्रेजेंट है। इस स्टेशन को कई सालों में धीरे धीरे जोड़कर बनाया गया है, इसलिए जब भी आप ISS के इमेज को देखते हैं तो आपको उसमें कई पार्ट्स भी दिखाई पड़ते हैं। प्रेजेंट टाइम में यह स्टेशन अर्थ के लोअर ऑर्बिट में रहकर इसकी रोटेशन करता है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, ISS अर्थ की सरफेस से एवरेज 402 किलोमीटर हाइट पर रहता है। ईयर 1998 में ISS का सबसे पहला पार्ट रसिया के थ्रू स्पेस में भेजा गया था, और 1998 के बाद अगले 2 सालों तक इसमें और भी कई सारे पार्ट्स को जोड़ा गया, और फाइनली ईयर 2000 में ही इसे इंसानों के लिए रहने लायक बनाया जा सका। 2 नवंबर 2000 ये वो दिन था जब ISS का पहला क्रू यहाँ पर रहने के लिए आया था, और तब से लेकर आज तक यहाँ पर कई लोग आकर रह चुके हैं। ईयर 2000 के बाद भी ISS धीरे धीरे बनता गया, और अब तक ISS में 90 कंट्रीज के 240 लोग रह चुके हैं। आने वाले टाइम में भी इसके अंदर और भी लोगों का रहना हो सकता है, बिकॉज जिस हिसाब से इसे डेवलप किया गया है उसको देखकर इसकी पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी समझ में आती है। यह ISS वर्ल्ड के सबसे महंगे स्पेस मिशन में से एक है। कहा जाता है कि इसको बनाने के लिए ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ रुपए लगे थे, और अभी तक यहाँ पर 2800 से भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ISS के बारे में ये पूछा जाता है कि आखिरकार ये कितना बड़ा है। तो आप जान लीजिए कि ISS एक फुटबॉल के फील्ड जितना बड़ा होता है। इसके अंदर कई कंट्रीज के अलग अलग चैम्बर्स भी प्रेजेंट है। प्रेजेंट टाइम में इसके अंदर मेन लेबोरेटरी को छोड़कर अमेरिका, रसिया, जापान और यूरोप के कंट्रीज के अपने खुद के लेबोरेटरीज हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट अलग अलग टाइप के रूम की बात करें तो ISS के अंदर 5 बेडरूम, 2 बाथरूम, 1 एक्सरसाइज रूम और एक बहुत ही बड़ी विंडो है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत ही बड़े घर की तरह है। वैसे इस स्टेशन के अंदर एक साथ सिर्फ 6 लोग ही रह सकते हैं, बट फ्यूचर में परहैप्स इससे भी ज़्यादा लोग रहने में कैपेबल हो। ISS का कुल वेट ऑलमोस्ट 45,000 तक है, जिस कारण इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा अर्थ की ज़रूरत पड़ी। ISS जो है वो कई सारे पार्ट्स को जोड़कर बनाया गया है, जिनको कि मॉड्यूल्स कहा जाता है। ये मॉड्यूल्स एक दूसरे से नोड्स के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। ISS का जो सबसे पहला मॉड्यूल्स है वो ISS के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी हिस्से में ही मैक्सिमम कंट्रोल पैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि पूरे स्टेशन को कंट्रोल किया जाता है।
इसके अलावा इसी हिस्से में ही एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल के बाद इस स्टेशन के अंदर जो दूसरा मॉड्यूल है उसमें तरह तरह के लेबोरेटरीज प्रेजेंट है। ISS के दोनों तरफ बाहर की ओर कई सारे सोलर एरेज लगे होते हैं। ये ठीक सोलर प्लेट्स की तरह ही काम करते हैं। इनका मेन काम सोलर एनर्जी को कंट्रोल करना होता है, जिससे कि ISS के अंदर कभी भी एनर्जी की कोई कमी ना हो। इसी से ही स्टेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाता है। तो अगर आप स्टेशन को और अच्छे से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसके चारों तरफ कई रोबोटिक्स आर्म्स भी लगे हुए हैं। ये रोबोटिक्स आर्म स्टेशन को और भी ज़्यादा डेवलप्ड बनाने में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा इस मॉड्यूल में सबसे बड़ा काम इस स्टेशन को रिपेयर करने का होता है। कई दफ़ा रोबोटिक आर्म्स के थ्रू स्टेशन के बाहर एक्सपेरिमेंट को किया जाता है। इसके साथ ही इसको एस्ट्रोनॉमर्स के स्पेस वॉक के लिए भी हेल्प के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम स्टेशन के फंडामेंटल वर्क सिस्टम के बारे में बात करें तो इसके अंदर हमें मेनली दो ऑब्जेक्ट्स को समझना होगा। पहला है डॉकिंग प्रोसेस और दूसरा है अनडॉकिंग प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस के लिए ISS के अंदर एयर लॉक्स लगे होते हैं, जो कि एक तरह से डोर का भी काम करते हैं। इसी से डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रोसेस की जाती है और इसी के थ्रू एस्ट्रोनॉमर्स स्टेशन के बाहर जा पाते हैं। डॉकिंग प्रोसेस डॉकिंग मॉड्यूल में किया जाता है। इस प्रोसेस में बाहर से आए नए स्पेसक्राफ्ट को स्टेशन के साथ जोड़ा जाता है। ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी प्रोसेस से ही नया क्रू स्टेशन के अंदर एंटर करता है और साथ में ज़रूरत के आर्टिकल्स को भी इसी के थ्रू स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। वैसे अभी तक रूस के सूजी रॉकेट से इस प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। अनडॉकिंग प्रोसेस डॉकिंग प्रोसेस का जस्ट अपोजिट होता है। इस प्रोसेस के थ्रू स्टेशन से एस्ट्रोनॉमर्स को घर भेजा जाता है। दैट्स वाई ये प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। दोनों ही प्रोसेस के लिए ट्रेंड एस्ट्रोनॉमर्स का होना ज़रूरी है, जो कि बिना किसी खतरे के इसे निभा पाए। ISS को देखना पॉसिबल है या नहीं, ये क्वेश्चन कई लोगों के मन में आता है। तो जान लीजिए कि ISS को देखना पॉसिबल है। आप लोग ISS को अपनी आंखों से देख सकते हैं, बशर्ते उस दिन ISS आपके देश के ऊपर से होकर गुजर रहा हो। ऑलमोस्ट 27,542 किलोमीटर की स्पीड से अर्थ का रोटेशन कर रहा ये क्राफ्ट रात को खुले आसमान में चांद के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा चमकीला ऑब्जेक्ट है। लगभग हर दिन ISS का ऑर्बिट बदलता रहता है, इसलिए इसके एक्यूरेट ऑर्बिट के बारे में भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यह स्टेशन हमारे अर्थ से 51.6 डिग्री का एंगल बनाकर चलता है, जिसके तहत हमारे इंडिया से ISS को बड़े ही अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। भारत की न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, वडोदरा और राजकोट जैसे सिटीज से इसे बड़े ही आसानी से देखा जा सकता है। नासा ने ISS के बारे में खुद वेबसाइट बनाकर रखा है, जिसके अंदर आपको स्टेशन के लाइव सिचुएशन और ये किन किन जगहों से गुजर रहा है इन सब के बारे में आप जान सकते हैं। तो अब सबसे आखिरी बात, आखिर क्यों हमारे लिए ISS ज़रूरी है। तो आप जान लीजिए कि ISS के थ्रू ही हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने का मौका मिलता है जो कभी भी अर्थ पर पॉसिबल नहीं होते हैं। इससे हमें स्पेस का ह्यूमन बॉडी पर पड़ रहे इफेक्ट को भी बारे में जानने में बहुत ही अच्छा मौका मिलता है। ISS के जरिए अर्थ के लोअर ऑर्बिट में कई कंपनीज को अपने एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा। इससे इस फील्ड में एक काफ़ी बड़े मार्केट का भी रास्ता खुल जाएगा, जिससे कि कई तरह के इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी शामिल है। नासा ने ISS में यूज़ होने वाले पानी की प्यूरिफाइंग प्रोसेस को भी दुनिया के कई इलाकों में यूज़ किया है, जिससे कि कई सारे लोगों को पीने का पानी मिला है। इस स्टेशन के अंदर जो माइक्रोग्रेविटी का एनवायरनमेंट मिलता है, उसमें कई तरह के प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को आसानी से समझा जा सकता है। इसीलिए स्टेशन के अंदर प्रोटीन से जुड़े कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट होते हैं। ISS के अंदर ही ऐसे टेक्निक को डेवलप किया गया है, जिससे पहले ठीक ना होने वाले ट्यूमर को भी आज ठीक किया जा सकता है। हमारा ये आने वाला फ्यूचर कई सारे अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, इसलिए ISS के बारे में अभी से कोई सटीक कह पाना थोड़ा मुश्किल है। साल 2025 तक ISS को एक बड़े पैमाने की बेस पर बनाने में नासा रेडी है। उसने ISS में सिचुएटेड अपने मॉड्यूल्स में कई सारे नए नए प्रोटोटाइप्स मॉड्यूल को जोड़ना शुरू कर दिया है। इससे ये बात साफ है कि आने वाले टाइम में हमें ISS स्पेस में बने एक फैक्ट्री के जैसा नजर आ सकता है। हर साल ISS को सिर्फ चलाने के लिए ही 2,95,000 करोड़ रुपए लग जाते हैं।
इसलिए नासा कुछ ऐसे टेक्निक को डेवलप कर रहा है जिससे कि ये लागत थोड़ा कम आए। आने वाले 10 सालों तक ISS अर्थ के लोअर ऑर्बिट में अपना कंट्रीब्यूशन देता रहेगा। एंड अकॉर्डिंग टू नासा, फ्यूचर में प्राइवेट कंपनी के थ्रू कई एक्स्ट्रा मॉडर्न स्पेस स्टेशन को बनाने का प्रोग्राम है। इसी कारण से ISS को ज़्यादा से ज़्यादा 2028 से लेकर 2030 तक यूज़ किया जाएगा। हर एक ऑब्जेक्ट इस अर्थ पर टेम्पोररी है, इसीलिए ISS भी अपने टाइम में कई सारे अपॉर्चुनिटीज को खो देगा। बाद में साइंटिस्ट इसे अपने आखिरी रोटेशन के लिए तैयार करेंगे और अंत में इसे पैसिफिक ओशन के तलहटी पे डुबो देंगे। जहां इसे डुबोया जाएगा उस जगह का नाम पॉइंट नेमो होगा। ये जगह अर्थ का सबसे सुदूर इलाका है जहां पर इंसानी चिन्ह भी नहीं है। इस जगह को स्पेस क्राफ्ट को डुबाने के लिए यूज़ किया जाता है। साल 2001 में यहाँ पर सोवियत संघ के स्पेस स्टेशन मीर को डुबोया गया था और ठीक इसी तरीके से ही ISS को भी डुबोया जाएगा। स्टेशन ने अपने लॉन्ग टाइम की सर्विस में इंसानों के लिए काफ़ी कुछ किया है जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जब 2030 में यह स्टेशन स्पेस से ख़त्म हो जाएगा तब स्पेस में हमें ऑलमोस्ट 5 नए स्टेशन देखने को मिल सकते हैं, तो शायद इस ISS से भी ज़्यादा पावरफुल और मॉडर्न हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।